प्रतीक जी, एक सवाल पूछूं मैं कि अगर आप सर्वे को देखें तो मैंने देखा कि 2020 में जेडीयू को 23 सीटें मिली थी और अभी 35 से 45 सीटों का अनुमान हम लोग दे रहे हैं। फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूं। ये एनडीए के सारे गठबंधन में सबसे ज्यादा माइलेज इन्हीं को मिलता हुआ दिख रहा है। ये गठबंधन का असर है या फिर नीतीश बाबू के प्रति अभी भी वोटरों का आकर्षण का असर है? देखिए, नीतीश बाबू को लेकर चाहे मैं साउथ ऑफ बिहार यानी मैं गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, जमुई की बेल्ट से घूमूं और वो वहां पर पार्टियां दूसरी लड़ रही हैं, आपको अंदाजा है, वहां दूसरी पार्टी एनडीए की दूसरी घटक लड़ रहे हैं। और चाहे मैं इस तरफ बढ़ूं, आरा और आरा की तरफ बढ़ूं और बक्सर की तरफ आऊं, नीतीश को लेकर मैंने एक बात आपसे कही कि नीतीश जी को लेकर एकदम खिलाफ, एकदम ब्लंटली कोई बोलने वाले व्यक्ति मुझे कम से कम नहीं मिला, मुझे तो नहीं मिला। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि बाबूजी की स्थिति नहीं ठीक है, अब वो स्थिति नहीं ठीक है, ये वो कहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि ही हैज डन, ही हैज डिलीवर्ड, वो उन्होंने दिया है और उन्होंने किया। तो एक वोटर का जो एक रुझान है जिसमें हम अंदाजा लगाते हैं, वो उस अंदाजे में वो बिल्कुल फिट बैठते हैं। उनको लगता है कि इन्होंने मेरी फिगर बदली है, इन्होंने मेरी तस्वीर बदली है। हाँ, इश्यूज बहुत सारे रहे जिसपे आप लगातार सरकार में रहें तो वो इश्यूज रहे, हाँ उस पर नाराजगी है, वो कि हम चाहे बिहार के बाहर जाते क्यों हैं, हम पलायन का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाने वाले प्रशांत किशोर जी हैं, तो वो बात कहते हैं। लेकिन शराब के बारे में की बात अगर हम आए तो एक हफ्ते के अंदर हम उसको खोल देंगे। इस पे पक्ष भी है, विपक्ष भी है, तो तमाम सारे इश्यूज हैं, वो सारी चीजें कैंपेन में लगातार दिखती रही हैं। हमारे सहयोगी मनोज जी आपसे सवाल पूछेंगे प्रतीक जी, लेकिन एक सवाल मैं पूछ लूं कि चिराग पासवान का आखिर क्या माजरा है? चिराग पासवान चुनाव गठबंधन जब बन रहा था, सीटों का बंटवारा हो रहा था, उस टाइम भी सबसे चर्चा के केंद्र में थे, सबसे ज्यादा बार्गेन करते रहे, सीटों में भी सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से बार्गेन किया। 13 सीटों पर लड़े, पहले फेज की बात कर रहा हूं। अनुमान में कह रहे हैं या तो मिलेगा, अभी तो 5 मिलेगा। लक्ष्मण जी, मैं अगर सीधे सीधे कहूं बिल्कुल पॉलिटिकल वे में कहूं इसको, कि अगर आप पॉलिटिकल लीडर होते और पॉलिटिकल किसी पार्टी को लीड कर रहे होते और आपने लोकसभा में इतनी ही परफॉर्मेंस किया होता तो बार्गेन आप भी ऐसे ही करते और करना चाहिए। और इसका ठीक विपरीत अभी जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट बोल रहे थे कि अगर आरजेडी ने अकेले लड़ा, और मैं भी मानता हूं कि अगर वो कहीं स्ट्राइक रेट कहीं गड़बड़ हुआ तो एक फैक्टर वो भी हो सकता है, और पिछली बार वो हुआ था जब 70 में 19, हाँ मैं इफ आई एम राइट 19 ही रह गई, तो स्ट्राइक रेट गड़बड़ वहीं से हुआ 2020 में। तो ये बात भी सही है कि वो जो फैक्टर है उन्होंने बार्गेन किया, और ये बात भी बिल्कुल सच है कि कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं, वो तो मैं 14 तारीख को जब हम लोग विश्लेषण कर रहे होंगे, कुछ पॉकेट ऐसी हैं जहां पर एलजेपी रामविलास पाटिल जी का कोई बैंक नजर नहीं आता या वहां पे उनकी से नजर नहीं आती है, लेकिन फिर भी उनको वहां पे सीट मिली है। ठीक ऐसे ही कुछ एक सीट और मैं बताता हूं, बड़ी रोचक है कि मैं बिल्कुल झारखंड के बॉर्डर पे सुल्तानगंज में बांका के बिल्कुल बगल वाली सीट जो है वहां पे पहुंच गया। वहां कांग्रेस भी लड़ रही है, आरजेडी भी लड़ रही थी, और बड़ी रोचक लड़ाई है वहां पे, दोनों लोग लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, और बीजेपी वहां भी मौजूद है। यानी कांग्रेस का भी कैंडिडेट है, आरजेडी का भी कैंडिडेट है और बीजेपी का भी कैंडिडेट है। तो ये जो एक चीज आई कि हम एनडीए हैं और एकजुटता के साथ, यानी अपनी मैनेजमेंट को, इलेक्शन मैनेजमेंट को, सीट शेयरिंग पे नाराजगी होती ही होती है, उसको किसी तरह मैनेज कर लिया। चलिए, तो समय बहुत कम बच गया, इसलिए प्रतीक जी आपको बीच में रोक रहा हूं। एक कमेंट शुभंकर जी से भी चलते चलते ले लिया जाए। शुभंकर जी, देखिए, जो चल गया उसकी बात हमने कर ली, लेकिन क्या ऐसा था जो दिमाग में था या जिसको जो इस परिणाम के दूसरे तरफ का परिणाम दे सकता था, जो फैक्टर नहीं चला, वो क्या चीजें ध्यान में रखने लायक है जो कि आरजेडी या महागठबंधन के पक्ष में थी, लगता है चली नहीं? देखिए, आरजेडी के पक्ष में अगर वो एंटी इनकम्बेंसी को लेकर खेलते तो बहुत अच्छा खेल जाते, लेकिन उनके साथ जो मैंने आपको पहले बोला, बहुत बड़ा एक डेडवेट था उनके सहयोगियों का। आरजेडी के साथ एक ही सहयोगी है जिसने ढंग का परफॉर्मेंस पहले भी किया है और इस बार भी करेगी, वो है सीपीआई एमएल।
सीपीआई-एमएल का जो काडर वोट है, जो प्रतीक जी भी बता रहे थे कि कुछ दलित परिवारों से या कुछ दलित वोटर्स का एक ग्रुप मिला जो कि आरजेडी की तरफ जा रहा था, वो आरजेडी की तरफ नहीं, महागठबंधन की तरफ जा रहा था। और महागठबंधन की तरफ जाने का कारण उनका जो काडर बेस है वो आईपीएफ जो पुरानी पार्टी थी और आज के डेट में काफी सालों से सीपीआई-एमएल के नाम से जानी जाती है, और सीपीआई-एमएल का काडर बेस है। तो वो काडर जो बेस्ड पार्टीज हैं, उसमें बिहार में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है जिसका काडर कहीं नहीं हिलता, तो वो आरजेडी है, उसके बाद आईपीएफ है, मतलब सीपीआई-एमएल है, और तब ठीक है। बीजेपी। इस